अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है। रियासत और हुकूमत क्या एक ही चीज़ है या इसमें फ़र्क मौजूद है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैं इस टॉपिक पर पूरी तरह समझाऊंगा, आप लोग मेरे साथ रहिए। मेरे भाई, आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल पर जितनी वीडियोस देखे होंगे, इसमें आप लोगों को मेरा यूनिक पैटर्न हमेशा नजर आया होगा। मैं हमेशा यूनिक पैटर्न को फॉलो करता हूँ और मैं हमेशा यूनिक क्वेश्चन पर वीडियोस बनाता हूँ। मुझे बजाते खुद यूनिक पैटर्न बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसान को नई चीज़ों की तरफ जाना होगा। इंसान को आम चीज़ों तक महदूद नहीं रहना होगा, बल्कि इंसान को ज़िंदगी में नई चीज़ें तलाश करनी होगी। इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा यूनिक वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं अपना टॉपिक को शुरू करता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि हुकूमत और रियासत में क्या फ़र्क है। मेरे भाई, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इस टॉपिक का रिलेशनशिप जो है वो पॉलिटिक्स से है, इसका ताल्लुक जो है वो सियासियात से है। इसलिए मैं आप लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में बताता हूँ कि सियासत क्या चीज़ है। मेरे भाई, हम लोग सियासत को एक बुरी चीज़ समझते हैं। हम सियासत के बारे में ये समझते हैं कि शायद ये सियासत जो है, ये पॉलिटिक्स जो है, ये झूठ पर मबनी चीज़ है। लेकिन मेरे भाई, सियासत जो है वो झूठ पर मबनी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे भाई, सियासत का बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि आप लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करे, आप लोगों को उनके हकूक फराहम करे, आप लोगों की हमदर्दी करे। तो सियासत की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। ये सियासत जो है ये इस्लाम की भी प्रूफ है। अगर हम इस्लाम के बड़े बड़े जर्नल और हीरोज के बारे में पढ़े तो उन सब ने सियासत का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। तो पॉलिटिक्स जो है ये बुरी चीज़ नहीं, हम इसको बुरी समझते हैं और हमने पॉलिटिक्स को एक बुरी चीज़ बनाया है। अगर हम पॉलिटिक्स में अच्छे तरीके से काम करें तो पॉलिटिक्स जो है ये बहुत बड़ा खिदमत है लोगों के लिए। पॉलिटिक्स के जरिए से हम लोगों की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। पॉलिटिक्स की वजह से हम लोगों को उनके हकूक फराहम कर सकते हैं और पॉलिटिक्स की वजह से हम लोगों को इंसाफ फराहम कर सकते हैं। तो इससे बड़ा और क्या चीज़ हो सकता है कि आप लोगों को खिदमत करें। लोगों की खिदमत करना ये कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो पॉलिटिक्स का मेन पॉइंट जो है वो लोगों की खिदमत और लोगों की आईनी तहफ़्फ़ुज़ होती है। वो लोगों की खिदमत और लोगों की हकूक होती है कि आप लोगों को उनके हकूक फराहम करें। तो मेरे भाई, पॉलिटिक्स जो है ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स को पावर के लिए इस्तेमाल ना करें। हमारे इलाके में या करंट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स को पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में मैं पावर ऑब्टेन करूंगा। लेकिन मेरे भाई, पॉलिटिक्स का मकसद पावर ऑब्टेन करना नहीं है। पॉलिटिक्स का मकसद ये है जो मैंने आपको बताया। पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप लोगों की खिदमत करें। तो उम्मीद है कि आप लोग पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस पर समझे होंगे कि आखिर पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस है क्या, हम पॉलिटिक्स को क्यों पढ़े। मेरे भाई, पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस ये है जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि आप लोग पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस पर मुकम्मल तौर पर समझे होंगे। अब मेरे भाई, मैं अपनी टॉपिक की तरफ आता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट, कि हुकूमत और रियासत में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मेरे भाई, मैं आप लोगों को स्टेट के बारे में बताऊंगा कि स्टेट क्या चीज़ होती है। व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या चीज़ होती है। इसके अलावा हम गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टेट के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख दी है जो आपको समझने में मदद देगी। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या चीज़ होती है। मेरे भाई, पॉलिटिक्स से मुराद एक ऐसा पॉलिटिकल कम्युनिटी और एक ऐसा सियासी तंजीम है जो एक मखसूस इलाके में रहने वाले आबादी पर मुकम्मल तौर पर सियासी अख्तियार रखता हो। इसको स्टेट कहते हैं, इसको रियासत कहते हैं। स्टेट जो होता है वो परमानेंट होता है और इसके मुकाबले में गवर्नमेंट जो होता है वो टेम्प्रेरी होता है, वो आर्जी होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि गवर्नमेंट से क्या मुराद है। लेकिन अब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको स्टेट की डिफिनेशन ये करवा दी कि स्टेट से मुराद वो पॉलिटिकल कम्युनिटी होता है जो एक खास किस्म के इलाके में रहने वाले आबादी पर वो मुकम्मल तौर पर सियासी अख्तियार रखता हो। अब मेरे भाई, स्टेट जो है वो 4 एलिमेंट से बना होता है। स्टेट जो है वो 4 आंसर से मिलकर बनता है। वो 4 आंसर जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसमें पहला आंसर जो है, पहला एलिमेंट जो है जिससे स्टेट बनता है वो है पॉपुलेशन। मेरे भाई, पॉपुलेशन जो है ये स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर एक रियासत जो है वो कायम होती है तो वो पॉपुलेशन की वजह से होती है। पॉपुलेशन जो है वो एक रियासत के लिए, एक स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ना होती हो तो फिर एक रियासत जो है वो सियासी अख्तियार किस पर रखेगा, वो अपना सियासी अख्तियार जो है वो किस पर चलाएगा। तो इससे मालूम होता है कि पॉपुलेशन जो है ये स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
تو اس کا پہلا آنسر جو ہوا، اس کا پہلا ایلیمنٹ جو ہوا وہ ہے پاپولیشن. ایک اسٹیٹ کے لیے پاپولیشن بہت زیادہ ضروری ہوگا. اگر ایک اسٹیٹ بنتا ہے تو اس کے لیے پاپولیشن جو ہے وہ پہلی آنسر اور پہلی شرط ہوگی. اس کے علاوہ اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں تو وہ ہے ڈیفائنڈ ٹیریٹوری. میرے بھائی ڈیفائنڈ ٹیریٹوری سے مراد متعین علاقہ. ایک اسٹیٹ کے لیے متعین علاقہ ضرور ہونی چاہیے. ایک اسٹیٹ کا جغرافیائی حد ضرور ہونی چاہیے جس کے اندر وہ لوگوں پر سیاسی اختیار رکھتا ہو. اگر ایک اسٹیٹ کا جغرافیائی حد نہ ہو تو پھر وہ ایک اسٹیٹ نہیں کہلا سکتی. ایک اسٹیٹ کے لیے، ایک ریاست کے لیے متعین علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کا جغرافیائی حد معلوم ہونی چاہیے، تب وہ اپنی اختیارات جو ہے وہ اس مخصوص علاقے اور اس مخصوص آبادی پر استعمال کر سکتا ہے. تو اس کا دوسرا آنسر جو ہوا، اس کا دوسرا ایلیمنٹ جو ہوا وہ ہے ڈیفائنڈ ٹیریٹوری، متعین علاقہ. اس کے لیے علاقہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اب میرے بھائی یہاں پر ڈیفائنڈ ٹیریٹوری سے، متعین علاقے سے تین قسم کے علاقے یا تین قسم کے باؤنڈریز مراد ہے. پہلا جو ہے وہ ہے زمینی حد. ایک ریاست کا زمینی حد معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا زمینی حد کتنا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ ہے واٹر. ایک ریاست کا پانی پر بھی اپنا حد مقرر کرنا ہوگا. اگر وہ پانی پر اپنا حد مقرر کرے تو یہ اس کی ڈیفائنڈ ٹیریٹوری کی دوسری چیز ہے. پہلا چیز متعین علاقے میں زمین ہے، اس کی زمینی حدیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی زمینی حد کس وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے واٹر، اس کی پانی پر بھی اختیار ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو تیسری پوائنٹ ہے وہ ہے فضائی. اس کا فضائی حد بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس اسٹیٹ کا فضائی حد کیا ہے. تو یہاں پر ڈیفائنڈ ٹیریٹوری سے تین قسم کے حد مراد ہے. پہلا جو ہے وہ ہے زمینی حد، دوسرا جو ہے وہ ہے واٹر حد، ایک ریاست کا واٹر پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے. تیسرا جو ہے وہ ہے فضائی، ایک ریاست کا فضا میں بھی اپنا حد معلوم ہونی چاہیے. تو یہ تین قسم کے حد جو ہے وہ ڈیفائنڈ ٹیریٹوری میں آتا ہے، ایک متعین علاقے میں آتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ریاست کے اسٹیٹ کے تیسری آنسر کی بات کریں تو وہ ہے سیکورٹی. میرے بھائی سیکورٹی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. سیکورٹی سے مراد سیاسی خود مختاری اور آزادی ہوتی ہے. سیکورٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ریاست جو ہے وہ آزادانہ طور پر ایک قانون بنائے اور آزادانہ طور پر اس قانون کو نافذ کرے اور بیرونی طور پر اپنی سیاسی آزادی کو برقرار رکھے. اس کو سیکورٹی کہتے ہیں. تو میرے بھائی یہ سارے تین پوائنٹ جو ہے، یہ سارے تین آنسر جو ہے، یہ سارے تین ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک ریاست کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تب وہ ایک ریاست کہلا سکتی ہے. تو اب میرے بھائی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ایک اسٹیٹ کا. ہمارا اسٹیٹ جو ہے وہ ہے پاکستان. ہم پاکستان کا ایگزامپل لیتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ہے، وہ ایک ریاست ہے. اب ہم لوگ یہ تین پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں گے کہ پاکستان کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہے یا نہیں ہے، تب وہ ایک ریاست ہے. تو اگر ہم بات کریں پہلی چیز کی پاپولیشن، تو میرے بھائی پاکستان کے پاس پاپولیشن موجود ہے. پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے. تو اس کی پہلی پوائنٹ جو ہے وہ ہے پاپولیشن. تو پاکستان جو ہے وہ پاپولیشن کو کور کرتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان اسٹیٹ کی پہلی پوائنٹ کو کور کرتا ہے جو پاپولیشن ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں تو وہ ہے ڈیفائنڈ ٹیریٹوری. پاکستان کا ایک متعین علاقہ بھی ہے، پاکستان کا رقبہ بھی ہے اور اس کا ایک متعین علاقہ بھی ہے. اس کا پانی پر بھی کنٹرول ہے، فضاؤں پر بھی کنٹرول ہے اور لینڈ پر بھی کنٹرول ہے. تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرے پوائنٹ کو بھی کور کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ ایک اسٹیٹ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تیسری پوائنٹ کی بات کریں تو وہ ہے سیکورٹی. میرے بھائی پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی آزادانہ اختیار بھی رکھتا ہے. اس وجہ سے ان تین پوائنٹس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ہے. تو میرے بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے اور اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ 4 آنسر پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں 3 آنسر یہ ہے: پاپولیشن، ڈیفائنڈ ٹیریٹوری اور سیکورٹی. یہ 3 پوائنٹ جو ہے وہ ایک ریاست کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اور وہ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. تو اب ہم چوتھی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے واٹ از گورنمنٹ. گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ریاست میں ایک آنسر ہے، وہ بھی ریاست کے 4 ایلیمنٹ میں ایک ایلیمنٹ ہے. اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ واٹ از گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ سے کیا مراد ہے. میرے بھائی آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. بہت زیادہ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں کیا فرق ہے. کیا اسٹیٹ کا پاور جو ہے وہ گورنمنٹ سے زیادہ ہوتا ہے یا گورنمنٹ کا پاور جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ سے کم ہوتا ہے. تو میں آج آپ لوگوں کو اس ساری کنسیپٹ پر بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. تو اب میرے بھائی میں گورنمنٹ کی طرف آتا ہوں کہ واٹ از گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ سے کیا مراد ہے. تو میرے بھائی گورنمنٹ سے مراد وہ ادارے، عہدے اور حکام ہوتے ہیں جو ایک ریاست کو مخصوص وقت کے لیے چلاتا ہے. گورنمنٹ سے مراد وہ ادارے ہوتے ہیں، وہ عہدے ہوتے ہیں جو ایک ریاست کو ایک مخصوص وقت کے لیے چلاتا ہو. تو گورنمنٹ جو ہے
वो इदारों पर मुश्तमिल होता है और वो स्टेट को एक मखसूस वक्त के लिए चलाता है। तो गवर्नमेंट से तो इससे हमें पता चलता है कि स्टेट जो है वो परमानेंट होता है और गवर्नमेंट जो होता है वो टेम्पररी होता है, वो वक्त के साथ बदल भी हो सकता है, लेकिन स्टेट जो है वो बदलता नहीं, वो मुस्तकिल रहता है और गवर्नमेंट जो है वो तब्दील हो सकता है। तो हमने गवर्नमेंट की डिफिनेशन की कि गवर्नमेंट से मुराद वो इदारे और वो हुकाम होते हैं जो एक रियासत को, एक स्टेट को मखसूस वक्त के लिए चलाता हो। तो जिस तरह मेरे भाई स्टेट के 4 एलिमेंट थे, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो भी स्टेट का एक एलिमेंट है, इस तरह गवर्नमेंट के भी कुछ इदारे हैं। अब हम इस गवर्नमेंट के इदारों के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के कौन से इदारे होते हैं। मेरे भाई गवर्नमेंट का जो पहला इदारा है वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है ये गवर्नमेंट का एक इदारा है। लेजिस्लेचर का काम ये होता है कि वो कवानीन बनाते हैं और कानूनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। अगर कोई मुल्क कानून बनाता है और दीगर कानूनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देता है तो उसके लिए जो इदारा मखसूस होता है वो होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को उर्दू में मुखन्ना कहते हैं और ये कानून साजी करता है, कानून बनाता है और दीगर कानूनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देता है। अब मेरे भाई मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ चीज़ें मखसूस होती है मुखन्ना के लिए, जैसा कि पार्लियामेंट। बाज़ मुल्कों में पार्लियामेंट जो है वो मुखन्ना की काम करता है। इसके अलावा नेशनल असम्बली, सेनेट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली और सेनेट ये मुखन्ना की काम करता है, मतलब वो कानून साजी करता है और इसके अलावा वो दीगर कानूनी जिम्मेदारियों को भी सर अंजाम देता है। तो गवर्नमेंट का जो पहला इदारा जो है वो हमने पढ़ा वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कानून साजी करता है और दीगर कानूनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देता है। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की दूसरी इदारे की बात करें तो वो है एग्जीक्यूटिव। मेरे भाई ये गवर्नमेंट का एक और इदारा होता है और उसको उर्दू में इंतजामिया कहते हैं। इंतजामिया का काम यह होता है कि वो मुकर्रना के तैयार किरदा कवानीन को लोगों में नाफिज करता है और रियासत के इंतजाम को चलाता है। तो ये एक और इदारा है, ये एक दूसरा इदारा है गवर्नमेंट का, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं इंग्लिश में और उस उर्दू में उसको इंतजामिया कहते हैं। तो इंतजामिया की जिम्मेदारी में यह शामिल है कि वो मुकर्रना के तैयार किरदा कवानीन को लोगों में नाफिज करेगा और इसके अलावा मुल्क के दीगर इंतजामिया को भी देखेगा। तो दूसरा इदारा जो है वो है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होते हैं? एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर भी आता है, वज़ीर आज़म भी आता है, इसके अलावा प्रेसिडेंट सदर भी आता है, इसके अलावा दीगर मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये गवर्नमेंट का इदारा है, स्टेट का नहीं है, मतलब स्टेट जो है वो परमानेंट होता है। ये एग्जीक्यूटिव जो है ये गवर्नमेंट के साथ होता है। अगर गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी तब ये एग्जीक्यूटिव में जितने भी लोग होंगे वो भी तब्दील हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का जो दूसरा इदारा है वो है एग्जीक्यूटिव, इसको उर्दू में इंतजामिया कहते हैं। ये मुल्क के इंतजाम चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की तीसरी इदारे की बात करें तो वो है जुडिशरी। मेरे भाई जुडिशरी गवर्नमेंट का एक इदारा होता है। जुडिशरी की मुराद अदलिया होता है। जुडिशरी को उर्दू में अदलिया कहते हैं। जुडिशरी का अहम मकसद जो है वो आईनी तशरीह होती है, वो आइन की तशरीह करती है, वो लोगों को आइन पर समझाता है और इसके अलावा इंसाफ फराम करना होता है। ये दोनों बातें जो है ये जुडिशरी कंट्रोल करता है। सबसे पहले वो लोगों को आईनी तशरीह करता है, लोगों को वो ये बताता है कि इस आइन की तशरीह ये है और इसके अलावा वो लोगों को इंसाफ भी फराम करता है। तो अब जुडिशरी के लिए भी बहुत ज़्यादा इदारे होते हैं, जैसा कि अदलिया के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, ये सब जो है ये जुडिशरी के काम करते हैं, मतलब वो लोगों को इंसाफ फराम करते हैं और लोगों को आईनी तशरीह करते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है ये गवर्नमेंट की इदारे हैं, ये गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स है। गवर्नमेंट जो है वो इन 3 इदारों पर मुश्तमिल होती है। मतलब यह है कि रियासत पर जो भी मौजूदा हुकूमत होती है उसका पहला इदारा ये होता है कि वो कानून साजी करता है। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की दूसरी ओहदे की बात करें तो वो है एग्जीक्यूटिव, इंतजामिया। इंतजामिया में जो है वो सदर, वज़ीर आज़म, मिनिस्टर्स आते हैं। ये जो होते हैं ये हुकूमत की तरफ से होते हैं और ये एक स्टेट को संभालती है। इसके अलावा अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें तो वो है जुडिशरी, अदलिया। अदलिया में भी ये होती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जस्टिस मौजूद रहते हैं और वो लोगों को इंसाफ फराम करते हैं। तो ये सारी 3 चीज़ें जो होती है ये गवर्नमेंट के साथ बांधी हुई होती है। अगर गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी तब ये सारे ओहदे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसमें जो लोग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये ओहदे जो होते हैं ये बरकरार रहते हैं। इसके अलावा जब वो दूसरा गवर्नमेंट आता है इस पर तो ये इदारे जो है इसमें लोग तब्दील हो जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट के साथ ये 3 इदारे जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है तब इन इदारों में उस गवर्नमेंट के लोग जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन स्टेट जो होता है वो बरकरार रहता है, रियासत जो होता है वो मुस्तकिल होता है। जिस तरह मैंने स्टेट के बारे में तुम लोगों को एक एग्जांपल दी, बिल्कुल इसी तरह मैं गवर्नमेंट के हवाले से भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले हमने पाकिस्तान की एग्जांपल ली थी, अब हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की बात करें तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो PMLN की है, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। इसका प्राइम मिनिस्टर जो है
وہ शहबाज शरीफ है और इसका प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ अली जरदारी है। तो हुकूमत जो पाकिस्तान में अभी मौजूद है वो पीएमएलएन की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ये दोनों जो है ये हुकूमत में अभी बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान एक स्टेट है और उसमें अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की है। तो आखिर में मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि स्टेट जो होता है वो 4 आंसर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें गवर्नमेंट जो होता है वो भी एक आंसर होता है स्टेट का। स्टेट जो है उसकी पावर ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट की पावर कम होती है। गवर्नमेंट जो होता है वो स्टेट के अंदर होता है। जिस तरह स्टेट के ये 3 आंसर है, बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट भी स्टेट का एक आंसर होता है। गवर्नमेंट जो होता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम होती है बमुकाबला स्टेट के। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग मेरी इस टॉपिक पर मुकम्मल तौर पर समझे होंगे। अगर आपको मेरी इस टॉपिक से फ़ायदा पहुँच गया हो, अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आ गया हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा।